viewers, I am Harish Saroha, and today in this lecture, in this short talk, I will discuss about the syllabus, main syllabus in briefly of modern India. आज के इस टॉक में मैं आधुनिक भारत के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आधुनिक भारत वो भारत है जबकि भारत के अंदर कुछ नई प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही थी। भारत का इंटरेक्शन वेस्टर्न क्लास से हो रहा था, भारत का इंटरेक्शन वेस्टर्न लोगों से हो रहा था। तो आज के इस पूरे के पूरे ब्रीफ टॉक में मैं आधुनिक भारत का जो सिलेबस, जो कि एक बिल्कुल डिनोटेड सिलेबस है, जिसके बारे में सभी को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए होती है, जैसे कि आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे ज़रूरी उसका मैप होता है, जिस मैप के बेसिस पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देता है, बड़ी बड़ी जो है निर्माण कार्य वो बना देता है। लाइक दिस किसी भी स्टूडेंट्स के लिए या एक जर्नल इंटरेस्ट के पीपल्स के लिए सिलेबस को स्टडी करना, सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टॉक में मैं बुनियादी तौर पर आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिक, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, पॉलिटिकल, उसके बारे में आप विस्तार से तभी जान पाएंगे जब पहले आपको उसका सिलेबस पता होगा, करिकुलम पता होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले अपना सिलेबस मेंटेन करती है, सिलेबस प्रिपेयर करती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होता है, क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, क्या उनको स्टडी कराया जाए। तो उसी बुनियाद में मैं आज आपके सामने पेश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, आप सब इस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आधुनिक भारत की शुरुआत कब हुई, इस पर सभी इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर औरंगजेब की डेथ के बाद ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हुई। औरंगजेब की डेथ जो है 1707 में हुई है। उसके बाद भारत में आधुनिक काल की तो उत्तर मुगल काल का जो एक चैप्टर बनता है वो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो आधुनिक काल का ही चैप्टर है। हालांकि कुछ इतिहासकार उसको मध्यकाल में, तो पहला चैप्टर यहाँ पे उत्तर मुगल काल बनेगा, जिसमें औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है, जहांदार शाह है, इसके अलावा आप देखें फरुखशियर वगैरह, पूरे का पूरा सीरीज है एक, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको स्टडी करवाया था। उसके बाद अगर हम उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं तो भारत के अंदर उसी टाइम अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना बुनियादी तौर पर हो जाती है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 को आती है, लेकिन वो धीरे धीरे बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिश होती, जैसे पहले बैटल ऑफ प्लासी लड़ती है 1757 में, फिर बैटल ऑफ बक्सर लड़ती है, और फिर भारत की रियासतों के साथ या भारत के छोटे छोटे राज्यों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, स्ट्रगल होता है, चाहे उनका आंग्ल मराठा वार हो, चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध हो, चाहे आंग्ल अफगान युद्ध हो, चाहे आंग्ल सिख वार हो। इन सभी में जो है ब्रिटिश एक इंटरेक्शन के रूप में, स्ट्रगल के रूप में। तो दूसरा चैप्टर ये बनता है कि भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य का संघर्ष और उनका वर्चस्व स्थापित होना, उनका कॉलोनियल स्ट्रक्चर प्रिपेयर होना, या औपनिवेशिक साम्राज्य के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो एक जैसे उन्होंने कॉलोनियल स्टेट कैसे एस्टेब्लिश किया, ये उनका एक भारत के अंदर एक चैप्टर के रूप में हम उसको देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आधुनिक भारत में जो बुनियादी तौर पर जो चैप्टर्स हमारे को देखने को मिलते हैं वो पूरे का पूरा आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों का जो है एक यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होना, अंग्रेज़ों का यहाँ पे बुनियादी तौर पर, और फिर नेक्स्ट चैप्टर भारत में जो ही अंग्रेज आते हैं एक्शन के साथ रिएक्शन होता है और भारत में एक नेशनल मूवमेंट, चाहे वो छोटे रूप में ही चलती है, वो शुरुआत होती है। और उसमें हम पहले चैप्टर के रूप में अगर हम देखें तो 1857 का विद्रोह एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1857 का विद्रोह, क्योंकि भारतीयों के अंदर भी एक इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रतिरोध हुआ, विरोध हुआ कि कैसे एक विदेशी ताकत किसी मूल निवासी देश में एस्टेब्लिश होती है। तो भारतीय लोगों ने धीरे धीरे अपने को इंट्रैक्ट किया और 1857 का जो रिवोल्ट है वो भारत के अंदर अंग्रेज़ों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों के विरोध में हुआ।
उसी का प्रतिफल है। तो एक चैप्टर के रूप में हम इसको देखेंगे। 1857 के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है 1885। एक ये नेशनल मूवमेंट की सीरीज है। हालांकि साथ साथ और विद्रोह भी चलते रहे, चाहे ट्राइबल रिवोल्ट है, चाहे अंग्रेज़ों की नीतियां हैं, चाहे भारत के अंदर अंग्रेज़ों के एक्ट्स हैं, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के एक्ट्स हैं। ये सारे एक चैप्टर बनते हैं जिनको बिल्कुल ब्रीफ में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इनको स्टडी करना, इनके बारे में आपको देखना है। बहुत सी बुक्स मिल जाती, चाहे आप बिपिन चंद्रा को पढ़िए, चाहे आप BL ग्रोवर को पढ़िए, सुमित सरकार को, सभी में विस्तार से दिया हुआ। आज सिर्फ इसमें मैं आपको यही इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि आपको मॉडर्न इंडिया के सिलेबस के रूप में देखना है। तो मॉडर्न इंडिया के सिलेबस के रूप में आपको इनको स्टडी करना है। मॉडर्न इंडिया के सिलेबस के रूप में इसको आपको ध्यान से, बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सो इसमें हम अगर देखें तो बुनियादी तौर पर चीज़ों को समझना होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर के रूप में देखते हैं तो जैसे कांग्रेस के यहाँ पे 3 चरण माने गए हैं। पहला उदारवादी चरण, जिसको मॉडरेट कहते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर 1885 से लेकर 1905 तक का है। उसके बाद 1906 से लेकर 1919 तक का भारत के अंदर जो एक दौर आता है, जो कि उग्रवादी दौर के रूप में, एक्सट्रीमिस्ट के रूप में। और तीसरा जो 1919 के से लेकर 1947 तक है, वो गांधीयन एज के रूप में। तीनों की अलग अलग नीतियाँ होती है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग एजेंडा होता है। लेकिन तीनों चरणों का मेन मकसद यही रहा कि भारत की आम जनता को राजनीतिक, सामाजिक रूप से जागरूक किया जाए और अंग्रेज़ों की आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ एक जनमत तैयार किया जाए। और इसीलिए भारत के अंदर कई मास मूवमेंट्स भी चलती है, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन है, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट्स है। सो इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको एक धारा के रूप में इतिहास पढ़ा सकूं, ताकि आप, क्योंकि इतिहास में पूरी की पूरी कंटिन्यूटी है विद चेंजेस, पूरे का पूरा निरंतरता है, प्रवाह है। तो अगर आप उस प्रवाह को समझने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप इतिहास के बीच में गैप्स ढूंढ लेते हैं, इतिहास की निरंतरता को समझ सकते हैं, तो बुनियादी तौर पर मेरा ये मानना है कि आप उस चीज़ को समझ लेते हैं और इतिहास की आपको एक प्रॉपर समझ हो जाती है कि वो राष्ट्रवादी इतिहास है, वो कॉलोनियल हिस्ट्री है, इंपीरियलिस्ट हिस्ट्री है, या कम्युनिस्ट हिस्ट्री है, गांधीयन हिस्ट्री है, या सबाल्टर्न है। क्योंकि हिस्ट्री लिखने के भी कई तरह की धाराएं हमारे सामने हैं। और इतिहासकार बुनियादी तौर पर एक समाज का उत्पाद होता है, वो अपने तरीके से इतिहास लिखता है। सभी से एक तरफा इतिहास लिखने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। जो भी इतिहासकार होता है वो समाज को ही लिखने की कोशिश करता है, समाज के ढांचे को वो पहले समझता है, उसके बाद वो इतिहास को समझता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बुनियादी तौर पर बताया कि उत्तरकालीन मुगल हमारा पहला चैप्टर बनेगा, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हमारा दूसरा चैप्टर बनेगा, उसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हमारा चैप्टर बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना, या भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी मूवमेंट की शुरुआत, जिसको हम 3 चरणों में जो है डिवाइड किया। और फिर सभी जितने ट्राइबल्स मूवमेंट है, जितने असैनिक विद्रोह है, या जितने लोकप्रिय विद्रोह है, या भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीतियां हैं, उनकी आर्थिक नीतियां, उनका जो विरोध है, और उस विरोध के प्रतिफल के रूप में भारत में जो 1857 का विद्रोह होता है, और कैसे अंग्रेज़ भारत में काबिज हो जाते हैं, और कैसे एक औपनिवेशिक ताकत से, कॉलोनियल से एक इंपीरियलिस्ट ताकत के रूप में भारत में एस्टेब्लिश होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस स्ट्रक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर हमारा जो एक इतिहास का जो विषय है, इस विषय को हमें एक निरंतरता के रूप में, कंटिन्यूटी के रूप में पढ़ना चाहिए, ताकि गैप्स हमें पता लग सके, ताकि हम एक बुनियादी तौर पर आगे बढ़ सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंटली मेरे को सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। थैंक्स।